हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू किया होगा। ये एक एक को मिटा देते हैं, ये ऐसे ही लिख दिया था ये देखने के लिए कि क्लियरिटी सही आ रही है नहीं आ रही। ओके ऑलराइट, तो वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले जो लास्ट वीडियो ही अपलोड हुआ था, हालांकि मैं उन दोनों वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और शायद आज वो अपलोड भी हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो अपलोड भी हो जाएंगे। उनमें वो सवाल ही मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए, सवाल जो लास्ट वीडियो में था 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2006 का क्वेश्चन है, 6 या 16 का क्वेश्चन है और 10वें नंबर का सवाल है। एक बच्चे ने लास्ट वीडियो में कहा भी था, जो लाइव लिया था ना, उसमें कहा था कि सर ये सवाल गलत करवा दिया। वाकई में वो सही है, वाकई में वो सही है। वो शायद मेरे समझ का फेर हो गया, समझ का क्या, मैंने शायद गलत ही मान लिया सब कुछ। देखिए सवाल क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु में, सुनिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को निम्नतम कक्षा से द्वितीय उत्तेजित कक्षा में स्थानांतरित करने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वापस से, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, निम्नतम कक्षक से, ये वर्ड गौर करने लायक था। द्वितीय या द्वितीयक उत्तेजित अवस्था तक स्थानांतरित करने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मैंने जो समझा होगा वो शायद द्वितीय अवस्था समझ लिया, जबकि आप अगर मेरे वीडियो देखोगे परमाणु वाले तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि उत्तेजित अवस्था कैसे देखी जाती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ भाई देखिए, तो ये निम्नतम अवस्था है। निम्नतम अवस्था मतलब n बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन है और उसे द्वितीय उत्तेजित अवस्था में भेजना है। इसका मतलब ये पहली, इसके लिए ये पहली उत्तेजित अवस्था है और इसके जस्ट ऊपर वाली तीसरे नंबर का कक्षक द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ये क्या है, प्रथम उत्तेजित, और ये क्या है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ठीक है, किसके लिए, इस वाले पहले कक्षक के लिए। ये बात और ध्यान में रखना। रेस्पेक्ट में क्या देख रहे हो वो देखना जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ की ओर भेजना था, पहले से तीसरे में भेजना था, जबकि मैंने करवा दिया पहले से दूसरे का। वो एक गलती है। हाँ, पहले कक्षक में ऊर्जा कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितनी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितनी, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो है। क्वेश्चन का एनर्जी कितना होगा, तो मतलब जो पूछ रहा है वो कितना होगा, डेल ई बराबर होगा बच्चों En2 माइनस En1। कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा। और En2 मतलब E3 माइनस E1। E3 का मान कितना, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीच में माइनस का निशान, और E1 का मान कितना, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा भाई देवताओं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से घटा दो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन आप पर, ठीक है, तो कर लोगे मेरे हिसाब से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार वीडियो चेक ही कर लेता हूँ, उसके बाद में बार बार अपन चेक नहीं करेंगे। ओके, सब कुछ सही ही दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। गलती मैंने क्या की थी, मैंने इसमें संक्रमण करवा दिया था, प्रथम उत्तेजित में करवा दिया था, ठीक, तो वो गलत हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 69 है, किसका, क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 69 नहीं 67 है, क्वेश्चन बैंक का। देखते हैं वो सवाल, और आज अपन क्वेश्चन बैंक के ही सवाल करेंगे। वो क्या बोल रहा है, यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिट की चौड़ाई का अनुपात, यहां पर वर्ड जो था स्लिट की चौड़ाई था, जो गौर नहीं कर पाया मैं। स्लिट की चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:9 है। बच्चों स्लिट की चौड़ाई होती है तीव्रताओं के अनुपात होती है, मतलब स्लिट की चौड़ाई तीव्रता के रेस्पेक्ट में देखी जाती है। तो हमें दे रखा है I1 डिवाइडेड बाय I2 बराबर 4/9।
ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है, मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात। पहले तो इस चीज को समझ लें कि इससे हमें क्या मिला। इससे हमें कुछ ऐसा मिलेगा, क्या भाई, आई को लिखते हैं के ए स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूंगा के ए वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ए टू का स्क्वायर बराबर कितना, 4/9। के से के कैंसिल, a1 बटा a2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4/9। तो a1 बटा a2 बराबर कितना आएगा, 2/3। बताओ भाई यही आएगा क्या, अंडर रूट कर लिया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a2 बटा a1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हालांकि ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसी से अपना काम चल जाएगा। हमें चाहिए आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात, है ना। और आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आपको पता चल गया होगा, क्या होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। आप इसे a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, जैसा मैं देख रहा हूं इसे a2 माइनस a1 लिखना ज़्यादा सुलभ होगा, ज़्यादा में से कम को घटाना है। और वैसे भी वर्ग है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंदर माइनस भी है तो माइनस का वर्ग प्लस का ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। a1 प्लस a2 मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं या फिर काम, चलो अब इतना कर दिया है तो ये देख लो। तो ये हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 2/3 a2, या फिर आप a2 का मान निकाल लीजिए, a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 a1, यही होगा, मान रख दीजिएगा। a1 ऐसा का ऐसा और a2 की जगह कितना, 3/2 a1 भाग a2 कितना, 3/2 a1 माइनस a1, और दोनों का क्या है, स्क्वायर है। करो भाई काम करो, लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 इधर जाएगा, 2a1 प्लस 3a1 कितना, 5a1 बटा क्या 2, उसका क्या स्क्वायर। नीचे देखो 3a1 और ये 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2a1, तो 3a1 माइनस 2a1 कितना हो जाएगा, a1 बटा क्या 2, और इसका क्या होल स्क्वायर। गौर कीजिए, ये हो जाएगा 25a1 का स्क्वायर बटा 4, और ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर बटा 4, ये रामायण कैंसिल, कितना आएगा, 25/1। इसका ये आंसर है बच्चों, है ना। उस स्लीट की चौड़ाई का अनुपात लिया हुआ था और अपन ने उसे क्या मान लिया था, आयामों का अनुपात मान लिया था, ये थोड़ी गलती हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये समझ लीजिएगा। तो ये 2 सवाल जो थे वो प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा, मैंने वो वीडियो में से, इन दोनों वीडियो में से ये दोनों सवाल ही हटा दिए हैं बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन बैंक को डील करते हैं। अब जो सवाल आज हम करेंगे, जो रिमेनिंग रह गए थे, 7वां जो चैप्टर था ना उसके सवाल रह गए थे, ये 3 नंबर वाले सवाल हैं इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। देखिए क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें से आएगा नहीं आएगा। पहली बात तो बच्चों इतने सारे सवाल बना दिए हैं कि आप ये मान करके चलिए कि पास होने लायक तो बना दिया है इसे। हाँ, आप बोलो कि सर 56 में से 56 ले आऊँ, तो चांसेस कम है। 56 में से 56 के लिए तो आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वो तो पूरे साल की मेहनत होगी 56 में से 56 लाने के लिए, है ना। आपको ज़्यादा मार्किंग करनी है तो फिर आपको किताब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक सवाल को गौर करना पड़ेगा। ओके, देखिए अब जहाँ से मैंने लास्ट छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 28वें नंबर का सवाल, 27 तक हम कर चुके थे। 28वें नंबर का सवाल देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यदि समान वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कणों को लंबवत प्रेक्षित किया जाता है, ये जो कण आगे दिए हुए हैं उनको, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन को, लिथियम को, हाइड्रोजन को, हीलियम को, तो निम्न में से किस पर सर्वाधिक चुंबकीय बल लगेगा। आपकी किताब का 28वां सवाल, आपकी किताब का ऑब्जेक्टिव सवाल है एबेसिडे वाला, और इसका आंसर क्या है बच्चों, लिथियम। द्रव्यमान सर्वाधिक इसी का ही होगा, आवेश भी इसी के पास में ही सर्वाधिक देखा गया। हाँ भाई, आवेश का मान भी इसी का ही सर्वाधिक होगा। तो किस पर बल लगेगा सर्वाधिक, लिथियम पर।
बी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, ये इसका ब सवाल होगा। जैसे दंड चुंबक क्या उत्पन्न कर सकती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। फिर धारावाही चालक तार अथवा कुंडली, है ना, धारावाही कुंडली भी क्या उत्पन्न कर सकती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। वे परिनालिका भी क्या उत्पन्न कर सकती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। वो खैर कुंडली का ही हो गया। हाँ, अगला देखिए, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का तार से बिंदु की लंबवत दूरी स्मॉल r के साथ परिवर्तन आरेख या परिवर्तन का लेखा चित्र बनाइए। ये सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र समझिएगा। लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है B बराबर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। क्या था, 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आपको याद होगा यहाँ पर दूरी d की जगह वो r लिख रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबवत दूरी अपन मान लेते हैं स्मॉल r, जो सवाल में दी हुई है। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इनके बीच का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, मेरे हिसाब से आप सभी को पता चल गया होगा। कैसा बच्चों, ऐसा ही जाएगा, है ना। ये ग्राफ आप सभी को अच्छे से पता है नहीं पता है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसा ही जाएगा। तो सवाल को समझिए कौन सा लेना है। आप पता चले बायो सावर्ट का नियम लगा दो, dB इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, और बोलो कि dB और आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती। नहीं, ये तो अल्पांश के कारण है, सीधे चालक के लिए तो यही था, सीधे चालक के लिए ये है, और ये किसी भी धारावाही अल्पांश के कारण है। ये सोल्व होने के बाद में अंततः चालक के लिए तो यही बना ना भाई, अंततः तो चालक के लिए यही बना। तो इस चीज को ध्यान में रखें। ऑलराइट, चलिए हो गया ये काम। धारावाही चालक के लिए बोलता तो ठीक था, लेकिन ये चालक तार है, सीधा चालक तार है। एक काम करने का पैटर्न थोड़ा कम कर देते हैं बोर्ड पे, अब इतने से भाग पे ही काम कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको शायद क्वेश्चन सही दिखाई दे। आगे देखिए, धारामापी क्या है, तो धारामापी एक मिनट में ज़्यादा ही आगे क्या, हाँ 29वां देखिए, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली क्या है भाई, आप सभी को पता है, इससे पहले अपने डिस्कस किया था कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती हैं कि समरूप एवं समाक्षीय कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं समान हो, जिनमें समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तथा इन जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के तुल्य होती है का युग्म हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहलाता है। यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। फिर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली में के मध्य में नति परिवर्तन बिंदु पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। ऑलराइट, ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या है बच्चों, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली में हमने कुछ ऐसा काम किया था, यूं ऐसा कुछ किया था, और फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा कम और फिर यूं, ठीक, ये बी रिजल्टेंट था, यही तो था, ऐसा ही तो कर रहे थे। और ये कहाँ मिलता है, तो आंसर है r/2 पर। यहाँ पर 0 लिख लो, यहाँ पर भी 0 लिख लो, ये वाली दूरी कितनी है, r/2, नति परिवर्तन बिंदु r/2 पे। तो ये टोटल दूरी तो कैपिटल R के बराबर है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r/2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r/2।
ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान थी, इसलिए वो दोनों जुड़ जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले तो किसी भी कुंडली के कारण r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसका फॉर्मूला आप समझिए। B बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, यही होता है। अब इस x का मान है कितना, इस x का मान दिया हुआ है बच्चों r/2। ये अपन एक कुंडली के कारण निकाल रहे हैं, फिर इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे फाइनली। तो फिर x बराबर r/2 पर हम लिखेंगे bx बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई कैपिटल R स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी, 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 5r²/4 होगा बच्चों। तो मैं इसे लिखूंगा म्यू नॉट एन आई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा क्या, 5r²/4, और इसकी घात कितनी, 3/2। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे, देखो 2 ऐसा का ऐसा, ये 5/4 ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए। फिर आर स्क्वायर को भी ऐसा का ऐसा, तो ये एक घात हो गई। आधी घात के लिए क्या करेंगे, √5 लिखेंगे, और √4 मतलब 2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। आर स्क्वायर से यहाँ का आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 को ऊपर की ओर, सॉरी 4 को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, और इस 2 को भी ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई 8 म्यू नॉट एन आई। फिर नीचे देखिए 2 और r को एक साथ लिख दिया अपन ने, और ये वैसे देखें तो ये यहाँ पर आप लिख लो 10√5 r, ठीक। मैं इसे और कैसा लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, 2r अलग और 5√5 इधर अलग, ऐसा भी लिख सकता है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होता है क्या, है ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, तो हम इसकी जगह B एट सेंटर लिख देते हैं। तो ये हो गया 8/5√5, ठीक, और ये क्या, B एट सेंटर। ये 1 के कारण था, आपको क्या करना है, इसको 2 से गुणा कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 का भाग लग जाएगा। क्लियर है ये बात, 16 का भाग लग, सॉरी ये 16 हो जाएगा, भाग कहाँ से लगेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये 2 से गुणा करते ही 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16/5√5 BC हो जाएगा, जिसका मान ऑलमोस्ट 1.4 होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसके पास में आता है B रिजल्टेंट, वो ऑलमोस्ट होता है 1.4 एट सेंटर। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक। तो ये कर लीजिएगा 0.732 का डबल कर लीजिएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, तो काम करने का तरीका यही है, पहले किसी एक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, फिर उसे 2 से गुणा करते ही B रिजल्टेंट लिख दीजिएगा। B रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। B रिजल्टेंट बराबर 2B, और 2B का मान ही, ठीक है। आगे देखिए, एक परिनालिका जिसका माध्य व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर के परिनालिका का व्यास दे रखा है जो कि 5 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल है ये, और उसकी लंबाई कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। परिनालिका की लंबाई कितनी है बच्चों, 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, परिनालिका की लंबाई L 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर लिख सकते हैं। 2 परतों में बनी है, इसमें 2 परत है, प्रत्येक परत में 1000 फेरे हैं, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला एक परत में 1000 हैं और परतें कितनी हैं, 2 हैं, तो कुल मिलाकर के हो जाएगी 2000। प्रत्येक में धारा 3.5 एम्पियर है, तो प्रवाहित धारा कितनी है, 3.5 एम्पियर। परिनालिका के छोर पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। देखो परिनालिका के छोर पर या किनारे पर कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। म्यू नॉट स्मॉल n मतलब कैपिटल N डिवाइडेड बाय L और इंटू आई। म्यू नॉट क्या होता है बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल N का मान 2000
लंबाई का मान 2, धारा का मान कितना 3.5। सॉल्व करते रहिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या लगा दीजिएगा, टेस्ला लगा दीजिएगा। सवाल सिंपल था, ठीक है। ऐसा सवाल 3 नंबर में आ नहीं सकता ना। फिर धारामापी में चुंबकीय ध्रुवखंड अवतल क्यों बनाए जाते हैं, ये भी आपके बुक के ही सवाल हैं। क्यों बनाए जाते हैं भाई, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, है ना। धारामापी में चुंबकीय ध्रुवखंड अवतल क्यों बनाए जाते हैं, रीजन क्या है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, ताकि कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम लगे। वापस से, क्यों, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। इससे क्या होगा, ताकि कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम होगा। हाँ भाई, एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। गतिशील आवेशित कण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी। फिर आगे देखिए, एक, लो भाई ये मैंने पहले ही करवा दिया क्या, हाँ पहले ही करवा दिया। ऑलराइट, ये तो सीधा तार वाला था, ये मैंने पहले ही करवा दिया गलतीवश। ओके, 28वां देखिए, 28वें का से ऑप्शन, एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा दीजिए। चलो, एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा कहाँ से दोगे, F/L से या फिर DF डिवाइडेड बाय DL से। कितना, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr या फिर 2πd, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं। कि यदि दो धारावाही चालक तार जिनमें समान परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही हो, निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर उपस्थित हो तथा एक दूसरे की एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन बल आरोपित कर रहे हैं, तो उनमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ऐसा ही करते थे। चलिए, तो हो गई 31 तक के तो सवाल। आगे देखो 32वां, धारामापी क्या है, सभी को पता है। धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि समझाइए, इसका चित्र बनाइए। देखो, चित्र आप ध्यान में रख लीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। इसका सिद्धांत ध्यान में रखो, I समानुपाती फाई होता है कि जब किसी कुंडली जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है में धारा प्रवाहित की जाती है, तो बलाघूर्ण के कारण वह कुंडली अपनी साम्यावस्था से विक्षेपित होती है एवं यह विक्षेप उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा, यही सिद्धांत है धारामापी का। सिद्धांत यही है, I समानुपाती फाई, है ना। I बराबर K फाई लिखते हो, नहीं लिखते हो, तो ध्यान में रखिएगा कि जब किसी समरूप या फिर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बलाघूर्ण कार्य करता है। इस बलाघूर्ण के कारण कुंडली अपनी साम्यावस्था से विक्षेपित होती है एवं कुंडली में उत्पन्न यह विक्षेप प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही धारामापी का क्या है, सिद्धांत है बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखोगे। अगला देखिए, 32वां हो चुका है मेरे हिसाब से। चित्र आप बना लोगे अच्छे से, है ना। मैंने लिंक शेयर कर रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में विवेग से प्रवेश करता है, आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा, आवेश पर कार्यरत बल QVB होगा। साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। क्योंकि वो लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो ये तो 33वें का A है। वह देखो, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल का मान, ये कार्यरत बल का मान कितना होता है, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। ये शायद मैंने आपको उस समय भी करवाया था जब मैं समझा रहा था 7वां चैप्टर, ठीक है। 7वां चैप्टर मतलब जब रिवीजन करवाया ना, तब भी मैंने शायद करवाया इस चीज़ को, तो प्लीज़ देख लीजिएगा बच्चों, अच्छे से करवाया है और मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। और ये सवाल अच्छा है, आने लायक है, बहुत बार पूछा गया। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल या चुंबकत्व बल के सूत्र का निगमन कीजिए, इसका चित्र भी बनाएं। धारावाही चालक पर बल लगने वाला बल क्या होता है, IL क्रॉस B, यही तो होता है IL क्रॉस B, ठीक है, या ILB साइन थीटा। इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन पूछ रहा है बच्चों।
आगे देखिए, एम्पियर का नियम का उपयोग करते हुए किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। एम्पियर का नियम तो क्या था बच्चों, ध्यान में रखिएगा, समाकलन B.dl लिखना है, ds मत लिख देना, सारी रामायण ही खत्म हो जाएगी। म्यू नॉट समीशन आई, और इसका उपयोग करके किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πd या 2πr। अरे यही तो निकालते हैं ना, चालक तार बनाऊं, एक गोला बनाऊं, ठीक है, और गोले के कारण चुंबकीय क्षेत्र और dl की दिशा अंदर ले जाऊं, खत्म किस्सा। फिर धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। हाँ भाई, धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं बच्चों, शंट लगा करके, धारामापी के समांतर क्रम में शंट लगा करके धारामापी को अमीटर में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ऐसा डायग्राम ये तो बनाना ही बनाना है, और एक और डायग्राम बनाया था आप लोगों को याद हो तो, ये मूल धारा, ये धारामापी में प्रवाहित धारा, और ये शंट में प्रवाहित धारा, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा बच्चों, इस वाले सवाल के लिए ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि ये डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, इसके साथ में एक और धारामापी वाला भी डायग्राम है, वो और बनाओगे। और साथ में ध्यान में रखना कि समांतर क्रम में है तो यहाँ पर जितना विभवांतर है उतना का उतना विभवांतर शंट के पास में भी होना चाहिए। इसका मतलब Ig इंटू जी का मान Is इंटू एस होता है, ठीक है। तो यहाँ से Is या फिर S क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा Ig डिवाइडेड बाय Is इंटू जी, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखो। अब इसे चेंज किया जा सकता है, कैसे, मतलब मूल धारा से इसका रेस्पेक्टिव देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। कैसे कर सकते थे, तो ये चीज आपको शायद पता, कैसे देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे Is है ना, इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, और इसमें Ig का भाग लगा दो, ये Ig का भाग लग गया, बराबर में क्या होगा वो देखो, यहाँ था G और G में किसका भाग लग गया, S का। बताओ भाई ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या किया जाए, एक को ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, Is प्लस Ig डिवाइडेड बाय Ig, और यहाँ पर क्या होगा, G प्लस S बटा S। ये चीज मैं शायद क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। Is प्लस Ig प्लस Is क्या होता है, मूल धारा I, तो ये हो जाएगा I बटा Ig बराबर क्या बच्चों, ये हो गया G प्लस S डिवाइडेड बाय S। तो Ig का मान निकाल सकते हो और S का मान निकाल सकते हो, यहाँ से हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना। S का मान क्या आ जाएगा बच्चों, S का मान इधर लेके आ रहे हो, G प्लस S और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, Ig डिवाइडेड बाई I से। ऐसा भी कर सकते थे, ठीक। इस तरीके से आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुल मिलाकर के वांछित परिमाण का शंट लगाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिएगा, क्या होगा, 1/G प्लस 1/S हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 1/R एमीटर हो जाएगा। तो R एमीटर बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, इससे आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक। हाँ, 37वां देखिए, यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर गति कर रहा है तो आवेशित कण के कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। ये चूड़ी अंतराल मैंने नहीं करवाया था, वैसे भी अगर थीटा कोण पर आता है, थीटा का मान 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो पथ ध्यान में रखिएगा। आवेश का पथ कैसा होता है, कुंडलिनी नुमा, है ना, कुंडलिनी पथ होता है, कुंडली नुमा पथ होता है। अब इस पथ में की क्या खास बात होती है, ऐसा ध्यान में रखो। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया ऐसा, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, और इस पे थीटा कोण पर कोई आवेश आ रहा है ऐसा, ये V वेग उसका ऐसा, ठीक। इस V वेग का घटक हो जाएंगे क्या, एक घटक जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, जिसे हम V समांतर बोलेंगे। ये V समांतर क्या होगा, देखो थीटा से कनेक्टेड है तो V cos थीटा हो जाएगा। जबकि इसका जो लंबवत घटक है, इस लंबवत घटक को, वेग का लंबवत घटक ऐसा लिखा जाएगा, ये क्या होगा,
v साइन थीटा लिखा जाएगा। ये v साइन थीटा इसे क्या करेगा, घुमाएगा। v cos थीटा इसे आगे की ओर लेकर के जाएगा, v साइन थीटा इसे वृत्ताकार पथ देगा। वृत्ताकार पथ देगा तो भैया ये घूमेगा। ठीक, तो हम बोलते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ क्षैतिज दूरी तय करता है। जब कोई आवेश किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण से प्रवेश करता है तो वह एक आवर्त काल में, वापस से समझिएगा, वह एक आवर्त काल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ क्षैतिज पथ भी तय करता है। यही पथ की लंबाई चूड़ी अंतराल कहलाती है। ठीक है, अब ये आपको पथ देखना है कि ये क्षैतिज तय पथ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसने जितनी दूरी तय करी है ये कितना है, तो उसके लिए उसने समय कितना लिया, एक आवर्तकाल लिया। ये क्लियर है, इसे ध्यान में रखिए। चलिए काम करना चालू करते हैं। काम कैसे करेंगे, तो हमने बोला दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही तो होता है। चलिए चाल कौन सी चाल, तो ये समझिए, इसको घुमा कौन रहा है, v लंबवत। इसे आगे की ओर इस दिशा में, y दिशा में देखने, इसे आगे की ओर कौन लेके गया, v समांतर। तो मैं बोलूंगा कि v समांतर देखा जाएगा। अरे y दिशा में तो यही घटक है। चलिए y नहीं, मतलब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो यही घटक है। फिर समय कितना लगा, एक आवर्तकाल की तुल्य। क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे काम करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करूंगा। समय क्या होता है, तो हम बोलते हैं दूरी बटा चाल होता है। ठीक, और वैसे भी ये तो आवर्तकाल है भैया। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, तो हमने बोला आवर्तकाल, तो एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, तो हमने बोला 2πr। समझिएगा, बहुत सिंपल करने वाला। डिवाइडेड क्या भाई, उस चक्कर को लगाने के लिए उसे कौन से वेग की आवश्यकता थी, आंसर है v लंबवत की आवश्यकता थी। मेरी बात को समझ रहे हो। एक पूरे चक्कर में, आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर, और उस पूरे चक्कर में आपको चाल का भाग लगाना है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो दूरी कितनी एक चक्कर में, 2πr। चाल कौन सी, v लंबवत वाला, वही तो घुमा रहा था। चलिए लिख लो, ये कितना था, v cos थीटा था, गुणा 2πr, ये कितना था, v sin थीटा था। बहुत सिंपल हो जाएगा बच्चों, इससे रामायण खत्म। तो ये cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cot थीटा इंटू 2πr, या फिर cot को उल्टा कर दो तो tan हो जाएगा क्या, 2πr डिवाइडेड बाय tan थीटा। बताओ भाई, इससे सिंपल लिख पाओगे क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं होगी कि ऐसे भी कर सकते हो, है ना। क्या सामान्य तरीका तो क्या होता है, हम इसका मान और इसका मान रखते हैं। t बराबर क्या होता है, वो mv sin थीटा डिवाइडेड बाय कुछ ऐसा, qv डिवाइडेड बाय mv sin थीटा, ऐसा कुछ रखते काम करते हैं। ठीक, वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी बच्चों, इससे आसानी से सारा आपका काम हो जाएगा। बताओ भाई, पहले मैं ये करता, फिर मैं ये लिखता, फिर मैं r का मान क्या लिखता, mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb लिखता, फिर काम करता। क्या फायदे का, कोई फायदे का नहीं था, इससे आसानी से काम हो गया। तो चूड़ी अंतराल पता चल गया। अगला देखो, बायो सावर्ट का नियम मेरे हिसाब से सब लिख सकते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखिए जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा और वो भी लंबवत, आवेश तो है ही, ठीक, तो क्या करेगा, वृत्ताकार पथ में गति करेगा। फिर थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो थीटा कोण पर प्रवेश करेगा, थीटा कोण पर तो फिर कुंडलीनुमा, थीटा कोण पे करेगा तो कुंडलीनुमा। आवेश तो है ही ना इलेक्ट्रॉन बच्चों। चलिए, तो ये इस तरीके से अपना कौन सा बैस है, स खंड पूरा हो चुका है। कल देखते हैं द खंड, द और ये रह गए हैं, है ना। और द में भी कौन सा देखेंगे बच्चों, पीएन संधि वाला, मतलब ट्रांजिस्टर वाला भाग ही देखना है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा क्या, आधे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करवा चुका हूँ। आधे चैप्टर का रिवीजन हो चुका है और बचे हुए आधे का ये सवाल करवा देंगे। ठीक है, तो काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऑलराइट, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही पता चल गया, ये सबसे शॉर्ट तरीका था काम करने का। चलो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। और एक और बात, अपने जूनियर्स के साथ में भी इसे शेयर करना चालू कर दीजिए। ठीक है, 11th वाले बच्चों के साथ में, जो लास्ट ईयर 11th में थे, उनके साथ में भी शेयर करना चालू कर दीजिए। वो 12th में प्रमोट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद ही रहेगा बच्चों।
आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।